अच्छा, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो ये एक्ट लाता है वो है एक नई सेंट्रल काउंसिल का बनना, जिसका नाम है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल या MSDC। और ये अब जरा इसकी बनावट पर नजर डालते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। अध्यक्ष है कि अगर इन छोटे बंदरगाहों पर कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाया कैसे जाएगा। इस कानून अब आते हैं पैसे की बात पर। मतलब बंदरगाहों पर जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, उनका चार्ज, उनका टैरिफ कौन और कैसे तय करेगा। चलिए सीधे भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 पर आते हैं। ये कानून उस पुराने एक्ट की जगह ले रहा है जो 1908 से चला आ रहा था, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना। तो जाहिर है बदलाव बड़े होंगे। देखते हैं कि भारत के पोर्ट्स के लिए इसके क्या मायने हैं। अच्छा, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो ये एक्ट लाता है वो है एक नई सेंट्रल काउंसिल का बनना, जिसका नाम है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल या MSDC। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, इसे असली कानूनी ताकतें दी गई हैं। देखिए, जब हम कहते हैं वैधानिक दर्जा या स्टैट्यूटरी स्टेटस, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये काउंसिल सिर्फ एक सलाह देने वाली बॉडी नहीं रही, इसे संसद के कानून से बनाया गया है। तो अब इसके पास असली शक्तियां हैं, इसके फैसले मानना जरूरी होगा। अब जरा इसकी बनावट पर नजर डालते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। अध्यक्ष तो हैं केंद्रीय मंत्री, लेकिन साथ में हर तटीय राज्य के मंत्री भी हैं, और तो और नेवी और कोस्ट गार्ड के सचिव भी। तो मतलब साफ है, अब फैसले सब मिलकर लेंगे, केंद्र, राज्य और हमारी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां। तालमेल बेहतर होगा। ठीक। नौसेना और तटरक्षक बल को एक कमर्शियल विकास परिषद में शामिल करने से क्या प्रक्रियाएं धीमी नहीं हो जाएंगी? क्या सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यापारिक फैसलों पर हावी होने का खतरा नहीं है? अक्सर ऐसा होता है कि जब अलग अलग विभाग एक साथ आते हैं तो फैसले लेने में ज्यादा वक्त लगता है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और पारंपरिक सोच तो यही कहती है जी। लेकिन यहाँ सोच उल्टी है। पहले क्या होता था, बंदरगाह प्राधिकरण अपने विस्तार की एक बड़ी योजना बनाता, करोड़ों रुपए खर्च करके तैयारी करता और फिर आखिर में सुरक्षा एजेंसियां कहती कि नहीं, ये हमारी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से ठीक नहीं है, और सब कुछ रुक जाता था। सब कुछ। यहाँ पर उस समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश है। अब सुरक्षा और व्यापार दोनों योजना बनाने की मेज पर पहले दिन से एक साथ बैठेंगे। इसे सोचिए, हमारी इतनी लंबी और संवेदनशील तटरेखा है। एक तरफ व्यापार बढ़ाना है, दूसरी तरफ चीन जैसे देशों के हिंद महासागर में बढ़ती मौजूदगी पर भी नजर रखनी है। ये कानून मानता है कि व्यापार और सुरक्षा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की टीम, नौसेना और तटरक्षक बल योजना बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, तो हम ऐसे बंदरगाह बना पाएंगे जो कमर्शियल रूप से कुशल भी हों और रणनीतिक रूप से सुरक्षित भी हों। मतलब बिग है। तो ये तो हुई केंद्र की बात। अब जरा एक लेवल नीचे आते हैं और देखते हैं कि राज्यों के स्तर पर क्या हो रहा है, खासकर उन छोटे बंदरगाहों के लिए जिन्हें हम गैर प्रमुख या नॉन मेजर पोर्ट्स कहते हैं। तो यहाँ भी एक बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स यानी SMBs हैं, उन्हें अब कानूनी मान्यता मिल गई है। इसका मतलब अब ये आधिकारिक तौर पर अपने राज्य के सभी छोटे बंदरगाहों के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां अब पत्थर की लकीर है। में MSDC राष्ट्रीय रणनीति बना रही है। ये तय कर रही है कि देश के सभी बंदरगाहों को किस दिशा में जाना है, कौन से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना है, और नीचे राज्यों में SMBs को ये ताकत दी जा रही है कि वो उन राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से लागू करें। तो एक तरफ राष्ट्रीय दिशा और दूसरी तरफ स्थानीय नियंत्रण। लेकिन वैधानिक मान्यता मिलने से असल में क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक कानूनी शब्द जाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैधानिक मान्यता का मतलब है कि अब इन बोर्डों के पास ज्यादा अधिकार, ज्यादा स्वायत्तता और ज्यादा जवाबदेही होगी। वो ज्यादा आसानी से फंड्स जुटा सकती हैं, निजी कंपनियों के साथ लंबी अवधि के अनुबंध कर सकती हैं और अपने बंदरगाहों के लिए नियम बना सकती हैं। पहले कई राज्यों में ये बोर्ड सिर्फ सलाहकार की भूमिका में होते थे और असली फैसले राज्य सरकार के दूसरे विभाग लेते थे। अच्छा। अब ये एक पेशेवर, एक एक्सपर्ट बॉडी बन जाएगा जिसका एकमात्र काम अपने राज्य के बंदरगाहों को आगे बढ़ाना होगा। मतलब केंद्र ये कह रहा है कि हम राष्ट्रीय लक्ष्य तय करेंगे, लेकिन आप अपने राज्य के बंदरगाहों को हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए उन्हें चलाने की आजादी आपकी है। हाँ, और यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की असली भावना है। सहकारी संघवाद। जी, मतलब केंद्र और राज्य मिलके काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह। केंद्र बड़ी पिक्चर देख रहा है और राज्य जमीनी हकीकत को संभाल रहे हैं। अच्छा, जब अधिकार और जिम्मेदारियां साफ होती हैं तो कभी कभी विवाद भी खड़े हो जाते हैं, है ना? तो सवाल उठता है कि अगर इन छोटे बंदरगाहों पर कोई झगड़ा हो जाए
तो उसे सुलझाया कैसे जाएगा? इस कानून में इसका भी इंतजाम है। प्रक्रिया को काफी सीधा रखा गया है। मान लीजिए कोई विवाद हुआ तो सबसे पहले मामला जाएगा एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास, जिसे राज्य सरकार बनाएंगी। और अगर कोई उस कमेटी के फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास 60 दिन का समय होगा सीधे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, इस तरह के विवादों को आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकते। उनका अधिकार क्षेत्र खत्म कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मामले सालों साल न लटके और इसी खास सिस्टम के जरिए जल्दी सुलझाए जा सके। क्या होता था, मान लीजिए गुजरात के एक पोर्ट और महाराष्ट्र के एक पोर्ट में बर्थिंग अधिकारों को लेकर कोई विवाद हो गया। वो मामला निचली अदालतों में सालों तक खिंच सकता था, वकीलों की तारीखों पर तारीखें लगती और इस दौरान दोनों बंदरगाहों पर अनिश्चितता बनी रहती, जिससे जहाजों का ट्रैफिक जाम होता और करोड़ों का व्यापारिक नुकसान होता। बिल्कुल, निवेशक ऐसी जगहों पर पैसा लगाने से डरते हैं जहां हर बात पर कोर्ट कचहरी हो। तो ये सीधे सीधे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाला कदम है। चलिए अब आते हैं पैसे की बात पर। मतलब बंदरगाहों पर जो भी सर्विसेज दी जाती हैं, उनका चार्ज, उनका टैरिफ कौन और कैसे तय करेगा? इस नए कानून ने इसमें भी चीजों को साफ किया है। यहाँ अधिकारों का बंटवारा बिल्कुल साफ है। जो बड़े यानी मेजर पोर्ट्स हैं, वहाँ का टैरिफ या तो वहाँ का पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड तय करेगा या फिर जो कंपनी पोर्ट चला रही है वो तय करेगी। लेकिन जो छोटे यानी नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, वहाँ पर ये अधिकार स्टेट मैरिटाइम बोर्ड यानी एसएमबी के पास होगा। नहीं है, इसके पीछे एक गहरी आर्थिक और रणनीतिक सोच है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय महत्व के बड़े बंदरगाहों पर एक तरह का केंद्रीय नियंत्रण रहेगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके टैरिफ राष्ट्रीय व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप हों। सही, हम ये नहीं चाह सकते कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह अचानक अपने शुल्क दुगने कर दे और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़े। बिल्कुल। और छोटे बंदरगाहों को पूरी आजादी दी गई है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इससे राज्यों के बीच एक प्राइस वॉर शुरू हो सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, छोटे गैर प्रमुख बंदरगाहों को स्थानीय परिस्थितियों, बाजार की मांग और प्रतिस्पर्धा के हिसाब से अपने टैरिफ तय करने की पूरी छूट होगी। और इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए ओडिशा का एक बंदरगाह स्टील निर्यात के लिए विशेष सुविधाएं देता है और उसके लिए आकर्षक टैरिफ रखता है। ठीक है, यह देखकर पड़ोस में पश्चिम बंगाल का बंदरगाह भी वैसी ही या उससे बेहतर सुविधाएं कम टैरिफ पर देने की कोशिश कर सकता है। तो इससे तो अंत में व्यापारियों और ग्राहकों का ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गई पॉलिसी और नियमों की बातें, लेकिन जमीन पर रोजमर्रा का काम कौन देखेगा? मतलब पोर्ट के अंदर जहाजों की आवाजाही को कौन संभालेगा? इसके लिए एक बहुत अहम पद है। ये जिम्मेदारी होती है पोर्ट के संरक्षक या कॉन्जर्वेटर ऑफ पोर्ट की। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। कौन सा जहाज कब और कहाँ लगेगा, कहाँ लंगर डालेगा, कब निकलेगा, पोर्ट की सीमा के अंदर ये सारे फैसले यही अधिकारी लेता है। तो चलिए 95%। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का लगभग सारा का सारा ट्रेड, अगर हम वॉल्यूम यानी मात्रा की बात करें तो वो समंदर के रास्ते ही होता है। और सिर्फ मात्रा ही नहीं, अगर हम पैसे की बात करें मतलब वैल्यू की, तो भी 70% ट्रेड समुद्र से ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की इकोनॉमी के लिए ये समुद्री रास्ते कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो नया 2025 का एक्ट है, वो इन इतने ज़रूरी पोर्ट्स के गवर्नेंस और कंट्रोल के स्ट्रक्चर को कैसे बदल रहा है? चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस एक्ट में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, मेगा पोर्ट का। ये बस एक नई क्लासिफिकेशन, एक नई कैटेगरी है। इसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर तय करेंगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इसे मेगा पोर्ट कहने से उसकी जो ओरिजिनल पहचान है, यानी कि वो प्रमुख पोर्ट है या गैर प्रमुख, वो नहीं बदलेगी। टैग है, मतलब अगर किसी पोर्ट को मेगा पोर्ट घोषित किया भी जाता है तो भी उसका पुराना स्टेटस बना रहेगा, वो मेजर या नॉन मेजर ही कहलाएगा। अच्छा, तो ये एक तरह का अपग्रेड है। लेकिन सवाल वही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर उसका बेसिक स्टेटस नहीं बदल रहा तो इस नए टैग का फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टैग नहीं, एक जरूरत है। इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल शिपिंग को देखना होगा। दुनिया भर में जहाजों का आकार वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। आज अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल ULCVs का जमाना है। ये पानी पर तैरते हुए शहरों जैसे हैं, जिन पर 20,000 से ज्यादा कंटेनर लद सकते हैं। हमारे ज्यादातर पुराने पोर्ट्स इतने बड़े जहाजों को हैंडल ही नहीं कर सकते। मैडम, हमारी सड़कें तो बड़ी गाड़ियों के लिए तैयार हैं,
लेकिन हमारे समुद्री हाईवेज पर बड़े जहाजों के लिए पार्किंग ही नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। मेगा पोर्ट का दर्जा देना इसी तैयारी का हिस्सा है। ये उन पोर्ट्स को पहचानने का एक तरीका है जिन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। ये निवेशकों के लिए, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के लिए एक तरह का ग्रीन सिग्नल है कि यहाँ आओ, हमारे पास तुम्हारे भीमकाय जहाज़ों के लिए जगह है, गहराई है, टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये प्रमुख और गैर प्रमुख क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में एक तरह का ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम है। जो बड़े यानी प्रमुख पोर्ट्स हैं, जिनकी संख्या करीब 12-13 है, वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और जो बाकी के लगभग 200 गैर प्रमुख पोर्ट्स हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं। अब इस नए एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि अगर किसी भी पोर्ट के ओनरशिप या कंट्रोल में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसके लिए पहले केंद्र सरकार से क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। मतलब अब हर बड़े बदलाव पर एक नेशनल लेवल की निगरानी रहेगी। गवर्नेंस के अलावा ये एक्ट टेक्नोलॉजी और कानून को मॉडर्नाइज करने पर भी बहुत जोर देता है। चलिए देखते हैं कि 21वीं सदी के हिसाब से ये क्या नए बदलाव ला रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो पुराना 1908 का कानून था, उसमें कई छोटी छोटी चीजों के लिए सजा का प्रावधान था। इस नए एक्ट ने ऐसे कई अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। अब सजा की जगह सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी यानी जुर्माना लगेगा। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक मैंडेटरी चीज लाई गई है। अब पोर्ट से जुड़ा सारा का सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम में इंटीग्रेट करना होगा। सोचिए, इससे कितनी ज्यादा एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, ये नया कानून भारतीय पोर्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाने की भी एक बड़ी कोशिश है, खासकर सेफ्टी और एनवायरनमेंट के मामले में। अब देखिए, सभी पोर्ट्स के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना अनिवार्य, मतलब कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे कि मार्पोल कन्वेंशन, जो समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए है, और बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। और सिर्फ पालन ही नहीं करना है, इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी भी लेनी होगी और इसका बाकायदा ऑडिट भी होगा। अच्छा, अब तक हमने ये मैनेजमेंट, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मतलब जहाज अपने साथ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम लेके चलते हैं जो दूसरी जगह के लिए खतरा बन सकता है। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये साइंस फिक्शन से ज्यादा एक इकोलॉजिकल हकीकत है। होता क्या है कि बड़े जहाज समंदर में अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने टैंकों में हजारों टन पानी भरते हैं। इसी को बैलास्ट वाटर कहते हैं। मान लीजिए एक जहाज ने चीन के किसी पोर्ट से ये पानी भरा और भारत आकर उसे छोड़ दिया, तो उस पानी के साथ कई ऐसे समुद्री जीव, बैक्टीरिया, वायरस भी आ जाते हैं जो हमारे लोकल इकोसिस्टम के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये कन्वेंशन इसी बायोलॉजिकल आक्रमण को रोकने के लिए नियम बनाता है। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो देख लिया कि कानून में क्या क्या है, पर ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये कानून किस पर लागू होता है और किस पर नहीं। मतलब इसकी सीमाएं क्या हैं। तो जैसा कि देखा जा सकता है, कुछ चीजों को इस एक्ट से बाहर रखा गया है, जैसे कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड के जहाज और दूसरे देशों के वॉरशिप्स। यहाँ तक कि कुछ खास सरकारी जहाज जो कमर्शियल नहीं है, वो भी इसके दायरे में नहीं आते। तो इससे साफ है कि इस कानून का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पोर्ट ऑपरेशंस पर है। तो कुल मिलाकर ये जो नया कानूनी ढांचा तैयार हो रहा है, वो भारत के बढ़ते ट्रेड के लिए बहुत अहम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बदलाव ग्लोबल स्टेज पर भारत के भविष्य को, उसकी आर्थिक तरक्की को आने वाले समय में कैसे आकार देते हैं। बाकियों से हटके टॉपिक्स चाहिए तो मेरे करंट अफेयर्स देखो। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो टेस्ट देने की जरूरत नहीं, सीधी तैयारी। अभी सब्सक्राइब करें।